बनने से पहले आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजारा किया करते थे, और उसके बाद जो है आपने इतनी तरक्की की कि माशाल्लाह आज आप कराची के बड़े बिल्डर्स में आपका नाम आता है। 22 अगस्त की कहानी आप बताएंगे? बिल्कुल बताएं, हम भी बताएंगे 22 अगस्त की रात क्या हुआ था, राव अनवर के छापे के वक्त क्या कहानी वहाँ पे रकम की गई। अगर आप चाहेंगे तो हम वो भी बता देंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। नाज़रीन, एक वक्त था कि जिस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नज़्म व ज़ब्त की मिसालें दी जाती थी और कहा जाता था कि ये वो जमात है जो कि मुतवस्सित और गरीब तबके की नुमाइंदगी ऐवानों में करती है। अलबत्ता 22 अगस्त के बाद 23 अगस्त को जब MQM ने अपने बानियों कायद से लाताल्लुकी का इजहार किया तो उसके बाद ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि गालिबन ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुत्तहिद ना रह पाएगी, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि जब जब माजी में ये खबरें लेने की कोशिश की जाती थी कि गालिबन MQM किसी टूट फूट का शिकार है या MQM की क़यादत में या MQM के रहनुमाओं में अगर अंदर के कुछ इख्तलाफात हैं तो मीडिया वाले चाहे जितनी भी कोशिशें और काविशें कर लेते थे तो बड़ी मुश्किल होती थी कि अंदर की कोई खबर बाहर निकल पाती थी, जिसकी वजह MQM का बेहतरीन नज़्म ज़ब्त था। लेकिन 23 अगस्त के बाद जिस बात का अंदेशा था वो दुरुस्त साबित हुआ और हर गुजरते वक्त के साथ MQM वक्तन फवक्तन टूट फूट का शिकार होती दिखाई दी। अलबत्ता हर कुछ अरसे के बाद ये जरूर वजाहत की जाती रही कि MQM टूट फूट का शिकार नहीं बल्कि ये इख्तलाफात हैं जो कि नजरियाती भी हो सकते हैं और कुछ पर्सनल ग्रजेस भी हैं जिसका इजहार यकीनी तौर पर मीडिया पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें तो MQM बाकायदा तौर पर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को तकरीबन MQM से निकाल ही चुकी है। अलबत्ता डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के साथ इस वक्त एक बहुत बड़ा ग्रुप एक बार फिर हमें सामने दिखाई दे रहा है और दोनों जानिब से इल्जामात और शदीद नौयत के इल्जामात का सिलसिला जारी है। तो ये तमाम तर मामलात क्या है, MQM इस नहज तक पहुंची कैसे, MQM का सियासी मुस्तकबिल क्या है, खास तौर पर जो सिंध के अर्बन एरियाज हैं वहां पर अब रिप्रेजेंटेशन के लिए अवाम के पास क्या कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। इन तमाम तर मामलों पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आतिफ हुसैन जो कि रिपोर्टर हैं और इस वक्त हम न्यूज से मुंसलिक है। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त देने जा रहे हैं। गो कि आप बड़ा जिसे कहते हैं ना बड़ी हॉक आई रखते हैं स्पेसिफिकली MQM के इशूज पर, तो आज मैं चाहूंगा कि हम जरा दो टोक बात करें और अपने प्रोग्राम में मैं कोशिश ये करता हूं कि दो टोक अगर सवाल करें तो आपकी तरफ से मैं एक्सपेक्ट भी करूंगा कि दो टोक हमें जवाब मिलेंगे। उनके साथ अच्छी फरमाए जनाब शुजात कुरैशी जो कि मेट्रो टीवी से हैं और मेट्रो टीवी के लिए बड़ी इनसाइट न्यूज लेके आते हैं, ना सिर्फ MQM की बल्कि जिस स्पेसिफिक बीट्स पे काम करते हैं वहां से बड़ी अंदर की खबरें लाते हैं। तो अंदर की खबरें क्या हैं MQM रिलेटेड, ये मैं आज आपसे जानने की कोशिश करूंगा। गुफ्तगू का आगाज शुजात आपकी इजाजत से आतिफ से हम शुरू कर लेते हैं। ये MQM को हुआ क्या है? मैंने जिस तरह बताया कि माजी में बड़ी काविशें बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे कि अगर आपको MQM की किसी इजलास के अंदर की कहानी मालूम करनी है, राब्ता कमेटी जब बैठा करती थी उस वक्त अगर आपने कुछ इनसाइट लेना होता था तो बहुत ज्यादा काविशें और कोशिशें करनी पड़ती थी। ये क्या मामलात हैं? अभी हमने देखा कि जनाब सलमान मुजाहिद बलोच साहब की पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियोज आ रही हैं। इससे काबिल ख्वाजा इजहार साहब बाकायदा तौर पर दो टोक अंदाज में इल्जामात लगा चुके हैं। तो ये मामलात हैं क्या जी? फवाद, बहुत पीछे से हमें इसको सारे मामले को देखना पड़ेगा, तब जाकर ये पूरी गुत्थी सुलझेगी जो इस वक्त जारी है। 23 अगस्त हो गई और 23 अगस्त के बाद जो है वो MQM पाकिस्तान वजूद में आई। लेकिन 23 अगस्त से पहले की जो MQM थी उसका असर 23 अगस्त के बाद वाली MQM पाकिस्तान पर बहरहाल रहा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 23 अगस्त से पहले वाली जो MQM थी वो एक वन मैन शो थी और वहां पर तमाम तर इख्तियारात का मरकज एक शख्सियत थी और वो बानी और तहरीक थे, बानी जो थे उनके, और उनके अतराफ हर चीज घूमती थी और उनके हुक्म पर सब कुछ हुआ करता था। गो के वो पाकिस्तान में एक अरसे से मौजूद नहीं थे लेकिन उनकी एक ग्रिप हमें नजर आती थी। 23 अगस्त के बाद जब MQM पाकिस्तान बनी तो सबसे पहली जो उसके अंदर एक ब्रीच हुई वो आइन को तब्दील करने की कोशिश हुई। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कोशिश की कि किसी तरह आइन के अंदर तरामीम करके वो इख्तियारात हासिल कर लिए जाएं जो कि उनके बानी के पास थे, बल्कि उससे ज्यादा,
और डॉक्टर फर्रुख नसीम जो हैं वो उनके सहूलतकार थे और उन दोनों की मुलाकात इस्लामाबाद में हुई। इलेक्शन कमीशन में एक आइन जमा करवाया गया और फिर अचानक क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर फर्रुख जो है वो अचानक बीच में से स्लिप हुए और उन्होंने उस तमाम तर स्टोरी जो है वो लीक कर दी यहाँ पर मौजूद MKM पाकिस्तान बहादुराबाद के अंदर जो राब्ता कमेटी के अरकान थे उन तक। जब यहाँ पर वो सारा मामला पहुंचा कि डॉक्टर फारूक सत्तार आइन में तरामीम करके बानी से ज्यादा इख्तियारात हासिल करना चाहते हैं, तो वहां पर जाकर इख्तलाफात का आगाज शुरू हुआ और डॉक्टर फारूक सत्तार को बुलाकर राब्ता कमेटी ने बाकायदा तौर पे पूछा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर मैं सरबराह हूं तो मुझे कुछ फैसले करने के इख्तियारात होने चाहिए। और यहां से जो कशमकश है वो शुरू हुई और इसका इख्तिताम 5 फरवरी को हुआ जब डॉक्टर फारूक सत्तार बहादुराबाद से रवाना हुए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर उसके बनाने की कोशिश हुई। जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे सिर्फ ये बताइए, ये जो आपने बताया कि वो कुछ आइन में तरमीम के ऊपर सबसे पहले 23 अगस्त के बाद इख्तिलाफात का सिलसिला शुरू हुआ, तो क्या फारूक सत्तार साहब को कोई अंदेशा था? मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, आज ये 2 टोक प्रोग्राम है। आप लोगों का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप लोग तमाम ही जो लोग होते हैं, भले वो MKM से वाबस्ता हों या दीगर पार्टीज को, अगर आप स्पेसिफिकली उस पार्टी को कवर कर रहे हैं तो उनसे बड़ी ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशंस भी करते हैं। तो क्या इस तरह का कोई अंदेशा था जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को कि जी ये आइंदा आगे जाके मेरे ऊपर सवाल उठा सकते हैं या मुझे बेख्तियार करने की कोशिश कर सकते हैं, तो मैं क्यों ना अपने पास तमाम तर इख्तियारात ले लूं, तमाम तर चीजें अपने पास कर लूं? देखिए, डॉक्टर फारूक सत्तार से हमारी जब मुलाकात हुई फवाद, और ऑफ द रिकॉर्ड जो उनसे गुफ्तगू हुआ करती तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। मुझे कहना पड़ेगा कि बानी की जो लेगेसी थी वो हमेशा उस चीज़ को सामने रखकर उनके लिए वो मॉडल था कि काश मैं भी उन जैसी लेगेसी हासिल कर सकूं। अच्छा। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से वो थोड़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए और ख़ास तौर पर आमिर खान, कंवर नवीद और फैसल सब्ज़वारी की मौजूदगी में उनको ऐसा फील हुआ कि शायद आगे चलकर उनके लिए कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। और वो कहते हैं ना कि जो उनके जहन में जो माजी था, माजी की जो MKM थी, उसी को वो आगे लेकर चलना चाहते थे। और यही वो वजह बनी, सबसे बड़ी वजह, कि उन्होंने पार्टी आइन में तरमीम की। गो कि उन्होंने इस पर माजरत की, लेकिन उनकी इस माजरत के बाद जो बाकी अरकान थे राब्ता कमेटी के वो ठनक चुके थे। उन्होंने कहा भाई अब तो ये मामला आगे नहीं चलेगा इस तरह। और फिर वो इख्तलाफात जो हैं वो हम हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते चले गए। फिर दूसरा सबसे बड़ा जो हुआ मामला वो ये कि बहुत तेजी के साथ खबरें लीक होने लगी। वो बातें जो बंद कमरों में हुआ करती थी राब्ता कमेटी की, वो हम तक आना शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, हमें भी कोई वही तो नहीं आती, हमें भी अंदर से ही लोग जो है वो व्हाट्सएप पर और दीगर चीजों पर खबरें देते हैं, तो वो खबरें हम तक आना शुरू हुई, चीजें सामने आना शुरू। ठीक है, आतिफ ने जिस तरह से बताया कि आपके पास कोई ना कोई सोर्स जरूर होती है, और ये सोर्स इस हद तक आप लोगों की परफेक्ट होती है कि अगर 2 अहम तरीन रहनुमाओं का राब्ता कमेटी के इजलास के दौरान तल्ख कलामी का सिलसिला होता है तो वो तक आपको पता लगती है। कोई किसी के गिरबान तक पहुंच जाता था तो गालिबन आप तक ये भी इतलात आती थी, और बात अगर हाथापाई तक भी पहुंच जाती थी तो शुजात, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसे ही था कि आप लोगों के पास आ जाती थी। कामरान टिसोरी के बाद से कहा जाता था कि MKM मजीद टूट फूट का शिकार हुई। आज जरा 2 टोक बताते हैं। गो कि फारूक सत्तार साहब भी ये कह चुके हैं कि जी देख लें, मसला कामरान टिसोरी का नहीं था, मसला मेरा था। तो क्या वाकई ऐसा था कि कामरान टिसोरी साहब इतने मासूम थे कि उनका कोई कसूर नहीं था? देखिए फवाद, ये तो फैक्ट है कि सिर्फ कामरान टिसोरी मसला नहीं था, बहुत सारे फैक्टर्स ऑलरेडी थे। जैसे आतिफ ने कहा कि जो पर्सनल ग्रेजेस थे वो बानी के दौर में भी थे, लेकिन एक खौफ कहें या वन मैन शो के जो भी उनकी रेट थी उसकी वजह से वो सामने बहुत कम आते थे, मीडिया पे खास तौर पे हम लोगों तक तो पहुंचते थे। लेकिन ये फैक्ट है कि 23 अगस्त के बाद फारूक सत्तार की लीडरशिप पे भरोसा किया ही नहीं किया। जो हमारे ज़रा हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताते थे कि वो भरोसा नहीं करते थे, वो मानते थे कि फारूक सत्तार में लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है। कामरान टिसोरी के आने के बाद जो इख्तलाफात थे वो इस कदर शदीद हो गए कि वो जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। आज कामरान टिसोरी साथ नहीं है, उसके बावजूद फारूक सत्तार की बुनियादी रुकनीत खारिज कर दी गई। और भी ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जो पर्सनल ग्रेजेस थे, जो ये अभी के नहीं बहुत पहले की हैं, लेकिन अब सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि 2 ग्रुप में तकसीम हो गए और अब ये नो डिटन ऑफ पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अब इनके दरमियान कोई मुफाहमत या कोई आपस में बैठना मुश्किल लगता है। जिस तरह से ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि अब फारूक सत्तार के लिए
मशवरा कोई नहीं, ऐसे मुखलिसाना सलाम है। और जिस तरह से आमिर खान ने आज कहा अदालत में कि फारूक सत्तार के हवाले से मैं कोई बात नहीं करना चाहता और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो इल्ज़ामात मुझ पर लगाते रहें, तो यकीनी तौर पे फारूक सत्तार खामोश बैठने वाले नहीं हैं और वो आगे भी जाएंगे। जिस तरह से वो ऐलान कर चुके हैं कि वो कानूनी तरीक़ेकार भी इख्तियार करेंगे और हर फोरम पे वो अपने लिए आवाज़ उठाएंगे और जो करप्शन की जो बात है उसको हर फोरम पे उठा के रहेंगे वो। ठीक है, करप्शन सिर्फ एमक्यूएम में ही है या तो एमक्यूएम के अंदर इसकी काफी ज्यादा इसके प्रचार किए जा रहे हैं, ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक की तरफ हम जाएंगे और ब्रेक के बाद मैं आप दोनों से और हमारे साथ ब्रेक के बाद खावर भी मौजूद होंगे जो कि आज न्यूज के रिपोर्टर हैं और उनसे भी जरा जानने की कोशिश करेंगे कि मामला जिस नहज पर पहुंच चुके हैं और पर्सनल लेवल के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और बड़ी शदीद नौयत की जो है वो बातें की जा रही हैं, तो इसका हल क्या निकलेगा और एमक्यूएम का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा इजहार भाई ने कोई हिसाब किताब की बात की है मीडिया के हवाले से फ़ारूक सत्तार साहब के हिसाब मांगने पे, तो मेरी गुजारिश है कि फ़ारूक सत्तार साहब ने अगर आपसे हिसाब मांगा है तो यही कहा है कि वो भी अपने असास से दिखाते हैं आवाम को, कारकुनों को, आप भी दिखाएं। और हमें ये भी बताना होगा इजहार भाई आपको कि एमपीए बनने से पहले आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजारा क्या करते थे और उसके बाद जो है आपने इतनी तरक्की की कि माशाल्लाह आज आप कराची के बड़े बिल्डर्स में आपका नाम आता है। ज़रा कारकुनान को बताना पसंद करेंगे, हिसाब देना पसंद करेंगे कि ये पैसा, ये माल आपने कहाँ से कमाया। दूसरा बात यह है कि आपने बात की जी 22 अगस्त की कहानी, आप बताएंगे? बिल्कुल बताएं, हम भी बताएंगे 22 अगस्त की रात क्या हुआ था और आपने कौन सी कहानी तहरीर की वहाँ पर। और 22 अगस्त के बाद भी इजहार भाई आपने कल तक आज तक जितनी भी कहानी तहरीर की है, जितनी कहानियाँ तहरीर की है, हर रात की और दिन की कहानी हम बताने को तैयार हैं। आप शुरुआत कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको हर कहानी के जवाब में एक कहानी मिलेगी आपके लिए। एक कहानी ये भी है इजहार भाई कि एक रात आपको किसी शख्स ने अपने घर बुलाया, बिठाया और उसके कहने पे आपने 7 करोड़ रुपए 1 घंटे में अदा किए। उस कहानी से भी पर्दा उठा दें कि वो कहानी क्या थी। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद खावर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो कि आज न्यूज के रिपोर्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खावर कि इस प्रोग्राम में आप भी अपना वक्त देने जा रहे हैं। गो के ब्रेक से काबिल हम ये गुफ्तगू कर चुके हैं कि एमक्यूएम क्यों कर इन तमाम तर मुश्किलात का शिकार है, जिसकी कुछ वजूहात आतिफ ने भी बयान की, शुजात ने भी अपना इसमें हिस्सा जरूर डाला। ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त अगर मैं आपसे जस्ट पूछूं कि इस पूरे क्लैश का दरअसल मेन जो है वो किरदार, जिसे कहते हैं ना मरकजी किरदार, वो आपके ख्याल में कौन है? मुझे 2 टोक बताइएगा। अच्छा, मैं गुफ्तगू आप लोगों की सुन रहा था, थोड़ा सा मैं इसके पस मंजर में भी बात करना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। कभी एमक्यूएम ने सोचा ही नहीं था कि उनको इन हालात का सामना करना पड़ेगा। ठीक, ना ही बानी एमक्यूएम ने कभी ऐसा मौका दिया कि एमक्यूएम उनके बाद अगर ऑल्टरनेट उन्होंने कभी भी नहीं बनाया इस तरह से कि अगर इस तरह के हालात आते हैं तो एमक्यूएम कैसे सरवाइव करेगी। इस तरह का कोई मैकेनिज्म उसमें मौजूद नहीं था एमक्यूएम में, जिसकी वजह से एकदम से जो ये हालात आए और फिर खुद एमक्यूएम वालों को समझ में नहीं आया कि अब किस तरह से हालात को कंट्रोल करना है। एक शख्स की हुक्मरानी थी, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक फर्द वाहिद जो है वो उसके कांधों पर था और जो हुक्म आता था वो जो है वो माना जाता था। उन्होंने कभी इसकी प्रैक्टिस भी करने की कोशिश नहीं की कि अगर बानी नहीं होते हैं या छोड़ देते हैं पार्टी तो उसके बाद किस तरह से हम इसको तरीके से चलाएंगे। एक तो वजह ये थी। दूसरी वजह ये हुई कि जब ये सारे मामलात हुए एमक्यूएम में तो उस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार की क़यादत पे एतमाद करने में बहुत से लोग जो है वो रजामंद नहीं थे। इख्तलाफात जो पहले से ही जब बानी मौजूद थे उनके होते हुए भी इख्तलाफात थे और कुछ मामलात जो है वो थे। तो अब जब यहाँ हुआ तो डॉक्टर फारूक सत्तार अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे, वो महसूस कर रहे थे कि वो उस तरह से नहीं है, एक टोला है जो उनके खिलाफ नहीं। ये कौन सा टोला है? मैंने आपसे कहा ना 2 टोक मुझे बताइएगा। हाँ। चूंकि गालिबन ये आप उस टोले की बात कर रहे हैं कि जिसके बारे में उस वक्त इरम अजीम फारूकी साहिबा ने भी बड़े इंकशाफात किए। इससे काबिल शाहिद पाशा भी उसका जो है उसका इजहार कर चुके। 2 टोक मुझे बताएं किसकी बात मालूम है कि कौन? नहीं, सबको नहीं मालूम है, मैं नाज़रीन को नहीं मालूम है, मैं तभी बाहर मेंशन कर रहा हूं। 2 टोक बताइए। इस वक्त जो बहादुराबाद में लोग बैठे हुए हैं वो आप सब जानते हैं। बहादुराबाद में बहुत सारे लोग बैठे हैं। बहादुराबाद की मेन जो इस वक्त जो क़यादत है, जिनके हाथों में 5 लोग किसके पास है? डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास है जो हमारी डॉक्टर साहब तो शरीफ आदमी है, उनके पीछे भी कुछ लोग हैं। बदतमीज आदमी कौन है? बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ आपको वो सुने। असल आपने नहीं बताया ना, मैं चाह रहा हूँ कि आसानी हो ना लोगों को समझने में। अच्छा, आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि आप लोग बड़े 2 टोक अंदाज में बात कर सकें। ठीक है, आमिर खान है, फैसल सब्जवारी हैं, कंवर नवीद जमील हैं, बस ये 3 है और भी कोई और ये और 1-2 खवातीन भी हैं उसमें।
तो ये एक जो है वो टोला कह सकते हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार इनसे थोड़े इनसिक्योर थे। उन्होंने इस एक ग्रुप था जिससे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब बिल्कुल नाराज थे या इनसे इनसिक्योर? नहीं, इनसिक्योर थे, नाराज नहीं थे, इनसिक्योर थे, क्योंकि कुछ मामलात में वो अपनी मर्जी मना लेते थे क्योंकि वो ज्यादा थे। डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो उनके आगे कमजोर पड़ जाते। ऐसे में फिर जो है वो कामरान टिसोरी की एंट्री उनके लिए बड़ी जो है वो सूदमत साबित हुई। एक परसेप्शन ये भी कायम किया गया कि ये वेल कनेक्टेड हैं इदारों के साथ और उनके साथ मामलात जो हैं वो ये परसेप्शन कायम किया गया, ये तो वाकई ऐसा था? ऐसा था, लेकिन हालात ने कुछ और साबित किया कि जिस तरह से उनको बनाया गया था हवा, या जिस तरह से उनके बारे में ये बातें की गई थी, उतने बेहतर तरीके से वो साबित नहीं कर सके। आपने खुद देखा कि फिर किस तरह डॉक्टर फारूक सत्तार अकेले हो गए और सारे मामलात उनके हाथों से निकले। अगर इतने ज्यादा कनेक्टेड होते तो इन मामलात को जो है वो बेहतर कर सकते थे वो। ठीक, आतिफ, जिस वजह से खबर ने भी कहा कि एमक्यूएम ने खुद कभी नहीं सोचा होगा, खुद इनके बानियों कायदे ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस नहज पे भी जो है वो पार्टी पहुंच सकती है। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त एमक्यूएम के सियासी मुस्तकबिल के ऊपर कई सवालात किए जा रहे हैं, चूंकि जाती नौयत की बातें ऑन मीडिया पर आकर की जा रही हैं और दीगर संगीन नौयत के इल्जामात तक लगाए जा रहे हैं? आतिफ, देखिए, करप्शन के मामलात को अगर हम थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखें और उसके बाद जो इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान और डॉक्टर फारूक सत्तार दोनों के मुतालिक बात करता हूं मैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि एमक्यूएम की रिवायत ये रही है कि कभी भी एमक्यूएम का सरबरा चाहे वो बानी कायद हो या कोई और हो, बिल्कुल ठीक, वो कभी भी किसी हुकूमती पोजीशन पर नहीं रहा। लेकिन इस वक्त हमारे मिनिस्टर बने हुए जी, हाँ, इस वक्त इंफॉर्मेशन के वफाकी वजीर हैं। इस वजह से एक बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है वो कारकुनान तक गया है। कारकुनान के लेवल तक हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्योंकि बल्दियाती हुकूमत भी है तो उन लोगों से भी राब्ता रहता है बल्दियात के हवाले से। एक बहुत बुरा इम्पैक्ट इस बात की वजह से नहीं, इसका बुरा इम्पैक्ट क्या है और क्यों है? वजह सरबराह को एमक्यूएम के अंदर एमक्यूएम को वो तवज्जो नहीं दे पा रहे, तंजीम नौ पर तवज्जो नहीं दे पा रहे। एमक्यूएम हालिया इंतखाबात और ज़िम्मी इंतखाबात के बाद जो डैमेजेस पहुंचे हैं वोट बैंक को, वो उसको तरीके से नहीं देख पा रहे। एमक्यूएम इस वक्त चला कौन रहा है? अगर ये सवाल कोई मुझसे करे या आप ये करें तो मैं ये मैं उसका जवाब आपको पहले बताता हूं कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी एक नाम के सरबराह हैं। इस वक्त एमक्यूएम के जो असल सरबराह हैं वो हैं आमिर खान और कंवर नवीद जमील। एक मिनट में आपको यहां स्टॉप करूंगा। जिस अंदेशे का मैं आपसे पूछ रहा था, जिसका गुफ्तगू में इजहार किया फारूक सत्तार साहब की, आप क्या बोल रहे थे एक लफ्ज उसमें कि फारूक सत्तार साहब को ये खदशा था या इनसिक्योरिटी थी, तो ये इनसिक्योरिटी यही थी कि गालिबन सरबरा किसी और को बना दिया जाएगा, पीछे से जनाब आमिर खान साहब कंट्रोल करेंगे। यही आप इजहार करना चाह रहे हैं अपनी गुफ्तगू? जी बिल्कुल। देखें, 23 अगस्त के बाद जो 5 फरवरी तक का जो अरसा था ना, हाँ। इस अरसे में फवाद जो एमक्यूएम का ऑपरेशनल काम था, यानी कि सियासी विंग जो था ना, वो संभाला हुआ था डॉक्टर फारूक सत्तार ने। ठीक है। और जो एमएनएज एमपीएज उनके साथ थे, जिसमें फैसल सजवारी, ख्वाजा अजहरुल हसन उस वक्त अपोजिशन लीडर थे वो, तो ये तमाम लोग उनके साथ थे। और जो तंजीमी तौर पर जो पूरा सेटअप बड़ा स्ट्रॉन्ग सेटअप जिस पर तमाम चीजें बेस करती हैं, सेक्टर्स, यूनिट्स और वहां से दीगर मामलात, वो सारे के सारे आमिर खान के पास थे। और आमिर खान जो है वो इसी बेस पर, क्योंकि वो शुरू से यानी कि 23 अगस्त से पहले से ही वो इन तमाम चीजों को अपने हैंड ओवर कर चुके थे। और डॉक्टर फारूक सत्तार को ये अच्छी तरह पता था कि अगर वो तंजीम के सरबराह बनते हैं तो आमिर खान को साथ लेकर चलना या उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला करना उनके लिए इंतहाई मुश्किल होगा। अब मैं एक और चीज आपसे पूछता हूँ, फिर शुजात भी इस बात का जवाब दीजिएगा। आमिर खान साहब अगर तंजीमी लिहाज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अगर उनकी गिरफ्त ज्यादा अच्छी है, तो इसमें क्या कबाहत है कि अगर आमिर खान साहब बेहतर अंदाज में पार्टी को चला सकें, तो इट मीन फारूक सत्तार साहब ने जाती वजूहात की बिना पर इतना बड़ा chaos क्रिएट कर दिया आपके ख्याल में, या मामला इससे भी बढ़कर आगे कुछ और है? आमिर खान की अगर हम बात करें तो आमिर खान साहब का जो माजी है ना, वो उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। अच्छा। और कारकुनान में एक्सेप्टेंस उसी लीडर की होती है जो हमेशा उनके सामने होता है। गो के आज फारूक सत्तार को निकाल दिया गया है, वो कहीं पर मौजूद नहीं करते। हम भी एज अ सहाफी उनको रहनुमा एमक्यूएम लिखते हुए 2 मरतबा सोचते हैं लिखे ना लिखे, कॉपी एडिटर बाद उड़ा देता है लफ्ज। तो लेकिन फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल फेस वैल्यू
नो डाउट कि आमिर खान की नहीं है वो उतनी जितनी डॉक्टर फारूक सत्तार की। लेकिन आज भी तंजीमी लिहाज से आमिर खान साहब आप बता रहे हैं आमिर खान साहब तंजीमी लिहाज से मजबूत है, लेकिन इस मारामारी के बाद जो इस वक्त चल रही है वो कमजोर हो चुकी है। चलिए, मैं अक्सर जब एमक्यूएम की किसी रिप्रेजेंटेशन को लेता हूं तो बजाहिर मैं अकेले सवाल कर रहा होता हूं अपने प्रोग्राम्स में। आज चूंकि आप लोग भी हैं तो मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग भी कोई सवाल करना चाहें। मोहम्मद हुसैन साहब इस वक्त जो है वो हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम की रिप्रेजेंटेशन के लिए। मोहम्मद हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। गो कि आपकी इजाजत से पहले मैंने ये कह दिया है कि भले आतिफ हो, खावर हो या शुजात हो, वो खुल के आज आपसे दो टोक सवाल करेंगे। हुसैन भाई, कोई इशू तो नहीं है ना सर? नहीं ठीक है, कोई चलिए, ये अच्छी बात है। सर ये मुझे बता दीजिएगा, आज हमने सोचा कि दो टोक की हम बात कर सकें कि किन मसाइल का शिकार हो गई है एमक्यूएम पाकिस्तान। एक तरफ से हम देखते हैं कि कभी कोई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है, कभी अखबारात में मुख्तलिफ तरह के बयान आते हैं, किसी निजी महफिल में बैठ कर कोई कुछ गुफ्तगू कर देता है। ये क्या एक दूसरे के अहसासों के पीछे आप लोग पड़ गए हैं? कोई ये बताता है कि जी 2 पट्टी की चप्पलों में आए थे, कोई ये बता रहा है कि जी कोई ट्यूशंस पढ़ाता था, आज इतना बड़ा बिल्डर बन गया। ये मामला जा कहां रहे हैं सर? देखें फवाद, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहूंगा कि पार्टी इस वक्त भी इंटैक्ट है। पार्टी बिल्कुल तमाम कारकुनान, जिम्मेदारान, मुस्तैद और मुनज़्ज़म है। हाँ। पार्टी को ना तो खालिद मकबूल भाई चला रहे हैं, ना कंवर नवाज जमील भाई चला रहे हैं, ना आमिर खान भाई। इस वक्त भी तंजीम को पूरी राब्ता कमेटी मिलकर उसको चला रही है। अच्छा। अब ये मीडिया में जो इतनी सारी बातें जो आती हैं, प्रॉब्लम कब आती है? जब मीडिया में बैठे हुए बहुत सारे लोग तज्जिया निगार जब एमक्यूएम के अंदर इतना उतर जाते हैं कि जैसे वो हर एक मीटिंग में बैठे हों, हर इजलास में बैठे हों, कारकुनों के साथ बैठे हों, इस हद तक जब वो तज्जिया करना शुरू कर दे, यानी हमसे भी ज्यादा अगर तज्जिया निगारों को मालूमात होने लग जाए और वो उसके ऊपर तबसरे करने लगे तो प्रॉब्लम फिर यहाँ आती है। दूसरी बात ये कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार भाई कभी भी एमक्यूएम की तारीख में, जब से 1987 से बल्दियाती इलेक्शन में लड़ा, कभी भी तंजीमी मामलात में नहीं रहे। कभी भी तंजीमी, ये सिर्फ इलेक्शन लड़ते रहे, एमएनए रहे, एमपीए रहे, पार्लियामेंट लीडर्स रहे, अपोजिशन लीडर रहे, सब कुछ रहे, लेकिन तंजीमी मामलात इन्होंने ना यूनिट देखा ना सेक्टर कभी नहीं देखा। अच्छा। जबकि राब्ता कमेटी में इस वक्त भी बहुत सारे अरकान हैं, मुझ समेत, जो हम लोग कंटिन्यू तंजीमी मामलात भी देखते रहे। बिल्कुल ठीक है। फारूक सत्तार भाई की ये जो ख्वाहिश थी कि मैं इलेक्शन भी लड़ूं, मैं मेरा पार्लिमानी कद भी वैसे ही रहे और मैं पूरी यूनिट सेक्टर तंजीम भी संभालूं, तो ये नामुमकिनात में से इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को एक आदमी नहीं संभाल सकता। दूसरी बात ये कि जो फारूक सत्तार भाई ने जिन बातों का आगाज किया, इल्जामात का, देखें मुझे कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी बता दें इस वक्त पाकिस्तान में कि जिसके डिप्टी कन्वीनर हो या कन्वीनर हो या चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, पार्टी में रहते हुए अपना पैरेलल सिस्टम बना ले। फारूक सत्तार भाई ने 2 दफा अपना पैरेलल सिस्टम बनाया, एक कन्वीनर होते हुए, एक कन्वीनर से हटने के बाद। आपको याद होगा इन्होंने अपनी राब्ता कमेटी बना ली, अपना डिप्टी कन्वीनर बना लिया, इलेक्शन भी हो गए थे, कन्वीनर बन गए। फिर अभी भी पार्टी में होते हुए इन्होंने ORC बना दी, ठीक है ना। तो जब आप तंजीम में रहते हुए खुद एक पैरेलल पार्टी बनाओगे, तंजीम के औहदेदारों पर इल्जामात लगाओगे, तो आप पार्टी कहां लेकर जा रहे हो, कारकुनान को कहां लेकर जा रहे हो? मोहम्मद हुसैन साहब, जरा मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगा, जिसके बाद मैं जरा इधर भी इनको मौका दूंगा ना, ये काफी देर से वेट भी कर रहे हैं। ये मुझे बताइएगा कि आप ये बता रहे हैं कि फारूक सत्तार साहब, आपकी बातों से जो मैं समझ रहा हूं, वो कयादत के लिए तो नाअहल हो गए। आपने कहा कि जी वो चूंकि कभी तंजीमी सेटअप नहीं देख चुके, पार्लिमानी लीडर रह चुके हैं, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड मामला होते हैं उनको हैंडल करते रहे, जहां पर मेन और अहम फैसले होते थे वो देखते रहे। तो मैं ये समझूं आपकी गुफ्तगू से कि फारूक सत्तार साहब नाअहल हैं पार्टी क़यादत के लिए? सर नहीं, ये बात नहीं है। मैं ये कर रहा हूं 1987 से 31 सालों में मुझे ये बताइए, इस्फंदियार वली वो उनके पार्लिमानी हेड, वो तंजीम देखते हैं, नवाज शरीफ साहब तंजीम देखते हैं, आसिफ तंजीम देखे, फारूक सत्तार भाई का नहीं, लेकिन अगर कोई चेयरमैन है तो उसकी पार्टी पे गिरफ्त बड़ी स्ट्रांग होती है। अगर कोई चेयरमैन है तो उसकी भी पार्टी पर बड़ी स्ट्रांग ग्रिप होती है। इस तरह से नहीं होता कि उसकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो उसको निकाल बाहर करें।
फारूक सत्तार साहब का तो ये कहना है कि एक मखसूस ग्रुप है जो कि इस वक्त काबिज है एमक्यूएम पाकिस्तान के ऊपर। इस बात में कोई सदाकत है कि कोई एक मखसूस ग्रुप है जिसकी निशानदेही अभी खावर, आसिफ और शुजात ने भी की? सवाल है, तो क्या अल्ताफ हुसैन उस वक्त ये जब वो पार्टी के सरबराह थे तो क्या वो तंजीमी मामला? जी जी सर, ये भी चले जुड़ा हुआ उन्होंने कर दिया, माजी का कुछ सवाल कर दिया इन्होंने। देखिए मैं आपको बताऊं, अल्ताफ भाई की जब तक बात है ना, उन्होंने तंजीम बनाई और तंजीम को फैलाया, एक एक कारकुन को जमा किया पूरे सिंध में। उनकी मिसाल ना दें, उनकी जैसी मिसाल किसी सियासी मजहबी पार्टी में नहीं है। मैं बात यहाँ हो रही है फारूक सत्तार भाई की, जो शायद 31 साल से तंजीम के किसी शूबे को तंजीम को देखता हो, उसमें ये ख्वाहिश पैदा हो जाए कि भाई मुझे 22 अगस्त के बाद बानी और तहरीक की जगह मिलनी चाहिए थी। क्यों भाई बानी और तहरीक की जगह मिलनी चाहिए थी आपको? एक बात। और दूसरी बात ये कि फारूक सत्तार भाई को पार्टी से निकाला, क्या यक जुम्बे से कलम निकाल दिया? नहीं वो पूरे 9 महीने कुछ चीजों जी फारूक सत्तार भाई के साथ समय उनको मनाते रहे, सब करते रहे, सब तेरे पार्टी इलेक्शन कमीशन में ले गए, कोर्ट में ले गए, कहाँ ले गए भाई, पार्टी का एक घर उड़ाया उन्होंने। तो ये उजलत में फैसला नहीं हुआ है, बड़ी फहमो। ठीक है, बड़ी जो है वो सोच समझकर ये स्टेप आप लोगों ने लिया है। मुझे सर ये बता दीजिएगा, ये जो फारूक सत्तार साहब क्लेम कर रहे हैं और उनके साथ बैठे हुए लोग क्लेम कर रहे हैं कि एक मखसूस ग्रुप है एमक्यूएम पर जो कि इस वक्त काबिज है, इस तरह की कोई बात है? नहीं, देखें तकरीबन 45 रुकनी राब्ता कमेटी है, हर सबका फैसला राब्ता कमेटी करती है, चाहे किसी को यूथ इंचार्ज बनाना हो, लाना हो, डिस्ट्रिक्ट लाना हो, या किसी और शोबे में लाना हो, किस पे लाना। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि अगर मैं यहाँ पर दी बॉस बन जाऊं, अपने साथ में 10 सबऑर्डिनेट्स रख लूं, वो मेरी हर बात में हाँ में हाँ मिला दे, मैं बोलूं देखें जी मेरे पास 10 सबऑर्डिनेट्स हैं जो कि फैसला करते हैं, गो कि पीछे से बैठ के तमाम तर फैसले मैं करता हूं। ऐसा तो कुछ नहीं होता इस वक्त आपकी तंजीम में सर? नहीं, कोई ग्रुप नहीं है, कोई अहमद खान भाई का ग्रुप नहीं है, कोई कफ्तार भाई का ग्रुप नहीं है, कोई इनका खाली मकबूल सिद्दीकी भाई का कोई ग्रुप नहीं। आप लोग पहले मैं मोहम्मद हुसैन साहब को पहले उनसे डिसएग्री करूंगा कि इन्होंने कहा कि पार्टी इंटैक्ट है, ऐसा नहीं है। कारकुनान बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारे मजबूरी में बहादुराबाद के साथ जुड़े हुए हैं। मजबूरी कौन सी है? वो उनकी बहुत से ऐसे कारकुनान हैं जो मुलाजिम हैं KMC, DMC, वाटर बोर्ड, सरकारी इदारों में। इस वजह से क्योंकि हमें जरा बताते हैं की तरफ गए थे तो वो हमें पता है, जरा ये बताते हैं गायब भी हुए डॉक्टर फारूक सत्तार। मैं ये बात तो नहीं करता कि गायब हो गए, लेकिन ये मुझे जरूर पता है जो हमारे पास उनको मिलते हैं एग्जैक्टली कि जी देख लो वहां पे बिल्कुल ऐसा है। इसकी जो कॉल ट्रेस भी हुई है, जो लीक हुई है, और इसके साथ बिल्कुल और फिर जो है इसके साथ साथ जो है वर्बली भी कहा गया है कि आप फारूक सत्तार के साथ जुड़ेंगे तो आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। अच्छा, ऐसा भी कहा गया, बिल्कुल कहा गया, और ऐसा हुआ भी। ऐसा नहीं, नाम लेके बता सकता हूँ KMC के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मजबूरी के आलम पर तबा डॉक्टर फारूक सत्तार के पास ना जाने का फैसला किया, और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप तो पहले भी उनके साथ थे, बता सकते हैं अगर उन लोगों की अब क्यों जा रहे हो, अब नौकरी का मसला आ जाएगा, इस वजह से मैं नाम ले लूंगा। तो उसने कहा कि यार मसला सिर्फ इतना सा है कि मैं एक तो डॉक्टर फारूक सत्तार की सियासत का अंदाज जो है ना, वो रोलर कोस्टर वाली सियासत, कभी इधर चले गए, कभी नौरत के इल्जाम लग जाते हैं और फिर वो अचानक। तो मैं ये अब जो है ना, मैं उनके साथ जाकर या अपने आप को उनके साथ जोड़कर जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं मुतमिल नहीं हूं उस चीज का। सेकंड बात कि जिस तरह मोहम्मद हुसैन भाई कह रहे हैं राब्ता कमेटी है, आप लोग बोल रहे हैं एक की ज़िम्मेदारी, लेकिन फैसले सिर्फ 8 लोग करते हैं। हम अभी भी आज भी, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कल पेशी है एक जी खालिद मकबूल सिद्दीकी की कल पेशी है। बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता कि खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची में पेश होंगे या इस्लामाबाद में पेश होंगे, और अगर पेश होंगे तो मौकिफ क्या होगा। तो एक सरबरा के तौर पर उनसे मौकिफ लेने के लिए मैं किससे रब्ता करूं? तर्जुमान से रब्ता किया, वो कहते हैं जी अभी तक मेरे इल्म में नहीं है, फारूक आप उनसे रब्ता कर लें। वफाकी वजीर हैं, फोन हम घुमाते हैं, बात करते हैं, नहीं हो पाती। मसरूफियत ऐसी तो होती है, मसरूफियत उनकी ऐसी, लेकिन 8 लोगों में से अगर मैं उन 8 लोगों में से 7 लोगों से राब्ता कर लूं तो शायद मेरे पास खबर आ जाए आज। ठीक है मोहम्मद हुसैन साहब, ये अटेंडेंस भी चेक करें ना, राब्ता कमेटी के जो इजलास हैं उनमें कितने लोग मौजूद हैं। जैसे मोहम्मद हुसैन साहब ने कहा कि लोग तज्जिया करते हैं, जैसे इजलास में मौजूद हूँ, कारकुनान में बैठा हूँ, मैं उनको वाजे कर दूं कि हमें इजलास की भी डिटेल पता चल जाती है, कारकुनान में भी बैठे होते हैं, जिम्मेदारान के साथ भी बैठते हैं। अभी जो फारूक सत्तार का जो फैसला हुआ उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी बहुत एंड में पहुंचे थे,
फैसला हो चुका था, खबरें चल चुकी थी, मतलब उनको बस बता दिया गया कि जी पहले से एतमाद में ले लिया गया या बाद में बता दिया गया। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बाद में आए थे, मैं उसका आई विटनेस हूं। तो ये ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं होता, हम जो है बेपड़ के उड़ा रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरा इसके साथ साथ ये बताता चलूं कि इंटैक्ट नहीं है, कारकुनान इनके साथ इंटैक्ट नहीं है, बहुत ठीक। मसले हैं और आगे जाके और होंगे। ठीक, एक बात का इन्होंने इतराफ ये भी किया कि फारूक सत्तार जो हैं वो अल्ताफ हुसैन बनना चाहते थे, यानी ये पूरे इख्तियारात अपने सरबराह को देने के लिए एमकेएम तैयार नहीं थी, जिसपे उनका इख्तिलाफ था। वो इस बात को मैं सेकंड करूं, जो मामला चल रहे हैं हैदराबाद पीआईबी के, अल्टीमेटली जो इनके कारकुनान सपोर्टर हैं, इख्तियार की जंग कहें या जो भी कहें, अब वो दोबारा लंदन की तरफ देख रहे हैं। अच्छा चलिए, ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। मैं हुसैन साहब, बड़ी बातें जमा हो गई साहब, मुझे सुन सकते हो हुसैन साहब? अच्छा, मैं हुसैन भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, जिस तरह अभी आप बात करते हैं ना कि तजिया कार बैठ के तजिया देते हैं, सर वो वहां पे होता होगा कि जब कोई पंजाब से बैठ के, लाहौर में, इस्लामाबाद में बैठ के ना, आपको पता होगा बड़े मशहूर एनालिस्ट हैं, जब एमक्यूएम की बातें कर रहे होते हैं, ये आज मैंने बुलाए ही बड़े यंग एनर्जेटिक रिपोर्टर्स को है जिनकी स्पेसिफिक बीट है एमक्यूएम। ये आपके रहनुमाओं के साथ भी उठते बैठते हैं, आपके कारकुनान के साथ भी उठते बैठते हैं, क्योंकि इनको अपने सोर्सेज हर जगह पे क्रिएट करने पड़ते हैं। तो इनको जितनी इंसाइट होती है, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि बड़े से बड़े एनालिस्ट जितने बने हुए हैं उनको भी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती होगी। सर ये मुझे बता दीजिएगा, इन्होंने तो बता दिया कि एमक्यूएम इंटैक्ट नहीं है, मामलात बड़े संगीन नौयत के खराब हो चुके हैं, और साथ साथ वो यही कह रहे हैं कि जी एक मखसूस ग्रुप है जिसकी इजारादारी है इस एमक्यूएम के ऊपर। सर देखिए, ये मुझे नहीं मालूम कि ये आपके साथ कौन लोग बैठे हैं, कौन जगह बैठे हैं। शुजात कुरैशी हमारे पास बैठे हुए हैं, एमक्यूएम को कवर करते हैं, आतिफ हुसैन बैठे हुए हैं, एमक्यूएम को कवर करते हैं, खावर बैठे हुए हमारे साथ जो कि एमक्यूएम की बीट कवर करते हैं। सर हाँ, मोहम्मद हुसैन भाई, मेरी आपकी आज सुबह मुलाकात हुई थी इसी असेंबली के अंदर। देखो फवाद, मैं इन लोगों को पेश करता हूँ, इस्लाम पेश करता हूँ कि वो बातें भी इनको पता चल जाती हैं जो एमक्यूएम के किसी इजलास में नहीं होती, कहीं जो वाकयात नहीं होते वो चल जाते हैं। अच्छा, ये तो खबरें देते हैं दोनों तीनों लोगों को। अच्छा चलिए, अच्छी बात। मतलब ऐसा कभी भी यार, ये आप लोग क्या करते हैं, वो बोल रहे हैं कि ऐसी जो चीजें होती भी नहीं है, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं है। जी मैं सुन रहा हूँ मोहसिन भाई, जो वो कह रहे हैं वो उनका काम है, जो हम कवर करते हैं वो हमारा काम है। वो सियासतदान है, वो थोड़ी कहेंगे कि हाँ ये हमारे इजलास में हुआ था। ये चले, वो मैं तो आप लोगों को कहता हूँ उन बात पर कि जो होती भी नहीं है। जिस तरीके कह रहे हैं कि जी एक मखसूस ग्रुप वहां पर काबिज है, हमारे पास ग्रुप नाम की कोई चीज ही नहीं है, और ये कह रहे हैं ग्रुप का काबिज है। ये हमने नहीं कहा, ये आपके साबिक सरबराह ने भी यही बात कही है। ये सबकी हाजिरी होती है, सबके दस्तखत होते हैं, रेजोल्यूशन पास होती है भाई। आपके साबिक डिप्टी कन्वीनर शाहिद पाशा ने ये कहा है, ये आपके साबिक डिप्टी कन्वीनर कामरान टिसोरी ने ये कहा है, आपके एमक्यूएम के साबिक सरबराह फारूक सत्तार साहब नाम कोट किया उन्होंने, नाम कोट किए, नाम कोट के साथ साथ शुजात ये सब हम नहीं कह रहे, नाम कोट किए उन्होंने, तो बकायदा तौर पर स्पेसिफिक होके उन तमाम लोगों के कोड्स जो है वो सामने लेके। अगर मोहम्मद हुसैन साहब मुझे इजाजत दें तो बता दूं उनको कि अब जो है लोगों को ये भी कहा जाता है कि भाई जो चीज तुम लेके गए हो वापस करो, वरना एफआईआर कटवा दी जाएगी। सर ये मुझे धमकियां दी जाती है, मैं राब्ता कमेटी के लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, सर ऐसे से कागजात को धमकियां दी जाती है, पहले 22 अगस्त से पहले ऐसा नहीं होता। अपनी तरफ से तो नहीं लगा रहे ना सर? हेलो जी हुसैन भाई बताएं, ये अपनी तरफ से तो नहीं लगा रहे ना ये सारी की सारी बातें? सर देखो बात ये है, तो आपका लेवल मैं क्या करूं? आपका अगर लेवल है, सर आपकी पार्टी का डिप्टी कन्वीनर थे, वो लेवल था उनका। सर कि आपकी सोच क्या है, आपके पास किस किस्म के लोगों के साथ अगर बैठो, मेरे साथ इनमें से कभी कोई नहीं बैठा, जरा इनसे पूछा। आप अपने अवाम में नहीं बैठते, हम आपके साथ कैसे बैठ जाएं? यार ये गलत बात है, आप हुसैन भाई के साथ आप लोग को बैठे चाहिए, हम अक्सर बैठ जाते हैं सर। पहले तो ये रूल था कि जो बैठेगा उस पर शक किया जाता था कि मीडिया वालों के साथ क्यों बैठ रहे हैं। लोग हैं। अच्छा हुसैन भाई, सर जरा मुझे क्विकली बता देगा, फिर मुझे इन लोगों से डिटेल में बात करनी है। सर आप ये कह रहे हैं कि पार्टी इंटैक्ट है, कोई जो है वो कंफ्यूजन नहीं है। इन्होंने भी बातों के दौरान एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वो सरकारी मुलाजमीन, भले केएमसी का वर्कर हो, वाटर बोर्ड के हो अफसर या कहीं और के हो, उनको भी कुछ थ्रेट किया जा रहा है कि जी आप अगर गए दूसरी तरफ, दूसरे ग्रुप की तरफ, तो फिर अच्छा नहीं होगा। कुछ लोगों के आतिफ बता रहे हैं कि तनख्वाहें भी रोकने का कहा गया और रोकी भी गई। तो इस तरह के मामला तक हो रहे हैं सर पार्टी के अंदर? सर अच्छा मुझे फवाद ये बताओ, हाँ
मुझे कोई नामी गिरामी कोई ऐसे पार्टी के हिस्सेदार बताओ जिनकी पब्लिक के अंदर एक अच्छी पोजीशन हो, सिवाय उनके 4 या 5 साबिक एमपीए, साबिक एमएनए। और आपको पता है एमक्यूएम के साबिक एमएनए एमपीए की पोजीशन होती है, उनके साथ 5 लोग भी नहीं होते हैं। तो जो सूरत हाल है भाई, उसका ये तजिया किया करें। ये इधर उधर से चीजें लेके इकट्ठी करके प्रोग्राम में अगर बैठेंगे तो वो मुनासिब थोड़ी होता है। ये देखें हुसैन भाई, आप बड़ी दो टोक, आप भी हर बार बात करते हैं, आप तो इस बात से वाकिफ है ना सर कि क्या सिचुएशन चल रही है। अवाम भी बड़ी कंफ्यूज है सर, संगीन नौयत के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। फारूक भाई अगर किसी को जवाब नहीं दे रहे तो अपनी तरफ से किसी को सामने कर रहे हैं, या खुद जो है वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहे हैं। सर मुझे एक बात बताओ। हाँ, मुझे एक बात बताओ। हाँ, अब अगर फारूक भाई ये भी ना करें, अब अगर फारूक भाई ये इल्जाम तराशी भी ना करें, तो अब क्या करें वो? सही, तो आप ये बोल रहे हैं कि भाई अपने आप जिंदा रखने के लिए जिंदा रखने क्या करें कि अब तो 50 लोग नहीं है। सर तो एमक्यूएम किस नहज पे आ गई? आप मुझे बताएं, जनरल इलेक्शंस में सिर्फ आपकी जो नशिस्तें रह गई उससे आप वाकिफ हैं, जो आपके साथ ज़िमनी इंतखाब में मामला हुआ उससे भी आप वाकिफ हैं। अब आइंदा आने वाले दिनों में सिर्फ बल्दियाती इंतखाब होने जा रहे हैं, एमक्यूएम की पोजीशन बहुत ज्यादा जो है वो उसके ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो आप अभी भी बोल रहे हैं कि एमक्यूएम इंटैक्ट है? सर देखो, एक एमक्यूएम का तो होना दूसरी बात है, और पब्लिक के अंदर क्वेश्चन उठना दूसरी बात है। जहां रही बात जो इलेक्शन हुए, जिस तरीके से इलेक्शन छीने गए रात के अंधेरे में, उससे पूरी हमारी आवाम सब ज़िमनी इंतखाब भी छीन लिया गया। सर ज़िमनी इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन में कैसे वो जीतने देते भाई, जिन लोगों ने 90,000 वोट दिला के को जिता दिया। सर हमने ज़्यादती हो सर, आप मुझे बताइएगा, मुझे बड़े इलेक्शन में मैं बताता हूँ एक बड़ी चीजें हैं। पहले मैं एक सवाल करता हूँ, आतिफ कुछ पूछें। मैं आज की बात करते हैं, कल परसों तरसों की बात नहीं करते। मोहम्मद हुसैन भाई आज जो हैं वो सिंध असेंबली के इजलास में अपने मेयर का दिफा कर रहे थे, और इल्जाम लगाने वाला कौन था? इनका इत्तेहादी खुर्रम शेरजमान। बिल्कुल ठीक है, ठीक। आज आप पॉलिटिकली इस नहज अपनी इन लड़ाइयों जो आपका अलाय है वो मेयर कराची पर 4 दिन से मुसलसल इल्जाम लगा रहा है कि मेरी दुकान के ऊपर जानबूझ के इन्होंने शावल चढ़ाया, साइन बोर्ड गिराया, और आज इनके बिल्कुल बराबर वाली सीट पे बैठे हुए थे खुर्रम शेरजमान, यानी कि खुद साथ भी हैं और एक दूसरे पर इल्जामात भी हैं। खड़े होकर फिर उनको जवाब दे। आपकी पॉलिसी के ऊपर सवाल है। आप कभी ये जो मोहम्मद हुसैन साहब कह रहे हैं ना कि नताइज तब्दील किए गए, जी बिल्कुल, बहुत ज्यादती हो गई एमक्यूएम के साथ। उनकी बात को रख लेते हैं, लेकिन वोटर जो निकालते तो जो एमक्यूएम की रिवायत रही है कि वोटर को बाहर निकालते हैं और बहुत जबरदस्त इलेक्शन लड़ते हैं। 246 की हमारे सामने मिसाल है। ठीक है, इतने बुरे हालात में भी एमक्यूएम ने डिलीवर किया, जीती वो। अब क्या हुआ? कैंडिडेट्स देखें कि आप कैंडिडेट्स कौन से खड़े किए। यहां से अगर अली रजा आब्दी को या फैसल सब्जवारी को ही दे देते जो कारकुनान, आमिर चिश्ती को भी अगर आमिर चिश्ती का कारकुनों से वो राब्ता नहीं है, कभी भी नहीं रहा। हम एमकेएम को कवर करते हैं, बट वो खालिद बिन वलीद की फैमिली के वो, लेकिन उससे एक टच एक अरसे तक वो एमकेएम से अलग रहे, वो नहीं रहे एमकेएम में। फिर उसके बाद दोबारा वो एमकेएम में, अभी इन हालात में उन्होंने दोबारा एमकेएम ज्वाइन किया। इसी तरह अलवी साहब वाली सीट से भी कोई इतना डोमिनेंट नहीं, उनको तो कोई जानता नहीं था, नाम लोगों को नहीं मालूम थे जो जिनको खड़ा किया। तो इलेक्शन के दिन यहाँ पर लोग नहीं निकले एमकेएम को वोट देने के लिए इन हालात के अंदर। तो ये ऐसा लग रहा था कि जैसे खुद, लेकिन आप ये याद रखिएगा एमकेएम इंटैक्ट है। और एक दूसरा ये फैक्टर कि एमकेएम हमेशा जो एक वोटर वो वहां पे लड़ती है, वो मुहाजिर वोट अपना वो कॉम्प्रेसी का नारा लगाते हैं। वो इस बार उनके पास इतना अच्छा चांस था कि वहां पर जो है वो एक ऐसे शख्स को खड़ा किया गया था जो उर्दू स्पीकिंग नहीं था, तो उसके अगेंस्ट अगर ये अपना मुहाजिर नारा वहां पे इस्तेमाल करते या इस तरह से वहां पे खड़े होते तो ये आप आलमगीर वाली सीट की बात करें। जी बिल्कुल ठीक है। मोहसिन भाई क्विकली मुझे बताइएगा, फिर मुझे एक दो सवाल यहाँ पे करने थे, वो टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। सर हुसैन भाई सुन रहे? जी सर, ये बातें सुन ली होंगी आपने सारी। जी क्या पूछ रहे हैं सर? बड़ी चीजें हो गई, मुझे सिर्फ ये बताएं, आप अभी भी कह रहे हैं कि एमकेएम जो बिल्कुल इंटैक्ट है, आप अपनी तरफ से बस क्लोजिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, इन्होंने बड़ी काम की बातें की हैं। नहीं, मुझे आवाज समझ में नहीं हो रही, क्या पूछ रहे हैं आप?
चलें, मैं आपका शुक्रिया अदा कर ले रहा हूं सर। बातें बहुत ही, मुझे बस यहाँ पे स्टूडियो में कुछ बातें करनी है। मोहम्मद हसन में बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं जरा आप लोगों से क्विकली बताइएगा, वक्त खत्म हो रहा है। ये एमक्यूएम की क़यादत के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश करती रहती हैं। कभी आती है कि जी वो मुशर्रफ साहब वाली बातें आती थी, कभी सलीम शहजाद वाली बातें आती थी, कभी इशरत लिबास साहब वाली बातें आती थी। मुशर्रफ साहब बेइंतहा अलील हैं, आप सब लोग वाकिफ हैं। सलीम शहजाद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो क्या इशरत लिबास साहब का कोई रोल बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर? क्विकली बताइएगा मुझे। मेरी इत्तलात ये हैं कि सिंध की एक बहुत ताकतवर शख्सियत ने राब्ता किया है साबिक गवर्नर से, इशरत लिबास। दो टोक, सिंध में बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं सर, दो टोक बता देना ये बड़ी ताकतवर। चले मैं आपके पुरजोर असरार पर नाम मिलाता हूँ। आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इस वक्त दोबारा मुतहर्रिक हुए हैं। अच्छा। और जो तीसरी कुव्वत है, और 2 साल के बाद जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, उन बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए, क्योंकि एक नेचुरल अलायंस है बिटवीन एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, महाजर और सिंधियों के दरमियान, तो उसको दोबारा इंटैक्ट करने के लिए कोशिश की जा रही है। इसी मामले को लेकर कुछ अरसे पहले कुछ मुलाकातें भी हुई, जो कि रिपोर्ट भी हुई। बिल्कुल ठीक, रिपोर्ट भी हुई। तो आपकी बोलने इस बात में सदाकत है कि कुछ एक्टिव रोल हो सकता है जनाब डॉक्टर इशरत लिबास साहब। इशरत लिबास साहब अगर डॉक्टर फारूक सत्तार को अपने साथ मिलाते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं ये ओआरसी वाले मामले के ऊपर, तो शायद इस इलाहाक की कोई सूरत नजर आए, लोगों को कुछ एमक्यूएम पाकिस्तान के अलावा कुछ मुतबादिल नजर आए जो महाजर वोट है। ओके, उसका इंटैक्ट करने के लिए कुछ किया जाएगा। मीरपुर खास शुजात, तो उसके लिए मुझे बताइए कि पीएसपी के मामलात क्या हैं जी? बड़े अहम रहनुमा दिखाई नहीं देते बड़ी अहम जगहों पे, ये कुछ मामलात गड़बड़ हुए हैं क्या? है, और पीएसपी वाले ये कहते हैं कि इख्तलाफात होना और इख्तलाफ राय होना इसमें फर्क अलग है। हाँ। लेकिन जहां तक बात है डॉक्टर इशरत लिबास की, तो फिलहाल कोई ग्रुप बंदी नहीं हो रही। जो अनीस एडवोकेट की जो मुलाकातें हुई हैं, फारूक सत्तार से जो डॉक्टर सगीर की मुलाकात हुई है, वो उस सिनेरियो में नहीं हुई कि कोई अलग ग्रुप बनाया जाए। फारूक सत्तार पूरी कोशिश करेंगे कि वापस एमक्यूएम को जो है अपनी पोजीशन बहाल करें एमक्यूएम के अंदर, और ना ही वो फिलहाल कोई पार्टी बनाने जा रहे हैं। लेकिन 6 महीने से पहले इस पे रोशनी डालना मुश्किल होगा। 6 महीने के बाद सिनेरियो क्लियर होगा कि होने क्या जा रहा है। भाई आप लोग बड़ी ऐसी खबरें दे देते हैं जो कि होती भी हैं, जो कि मोहम्मद हसन साहब ने आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगा। ये मुझे बताएं कि इस बात में कोई सदाकत है भी कि एमक्यूएम इतनी ज्यादा ग्रुप बंदी का शिकार है जिसका आप लोग बता रहे हैं, या तो ये सिर्फ ऐसा ही है कि सारी की सारी चीजें जो ना मंदरक है? मैंने आपको नाम बताया कि जिन जिन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन एक टोले का नाम जिक्र किया, और सब मुत्तफिक हैं इस बात पे। मतलब जितने भी लोगों के हमने नाम लिए, जिन जिन ने एमक्यूएम से इख्तलाफ किया, वो इन्हीं लोगों के नाम क्यों लेता है? अलग अलग लोगों के नाम। अच्छा, मैं आखिरी बात कह दूं कि मोहम्मद हुसैन साहब ने कहा कि पार्टी इंटैक्ट है ना। हाँ। इन्हें कहें कि बहादाबाद की कुछ राब्ता कमेटी के अरकान भी फारूक सत्तार के साथ जुड़ सकते हैं, उन्हें रोक लें। चलो ठीक है, ये आप खबर दे रहे हैं या उनको बेचारे को एक उल्टा? उनको मैं बता भी रहा हूं और खबर भी है। ठीक है, खबर। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने दिया। शुजात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आतिफ आपका भी शुक्रिया कि आप तमामी लोग यहाँ पर आए। गो की गुफ्तगू और भी करनी थी, सवालात और भी बहुत है, लेकिन तशनगी जरूर रह गई वक्त की किल्लत की वजह से। प्रोग्राम 2 टोक से फवाद नंबर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।